लेकिन कुछ सालों पहले ये कंसेप्ट चेंज होने लगा। कोई बीमारी नहीं है तब भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कोई ओवर बीमारी नहीं है, अंदर कुछ और बीमारी है, ये चीज़ें चेंज होने लगी। फिर उसमें क्या आया कि इट इज़ अ स्टेट ऑफ फिजिकल एंड सोशल वेलबींग, यानी सामाजिक और शारीरिक तौर पे अगर आदमी ठीक है तो उसे हेल्थी कहा जाए। लेकिन अभी 5 साल पहले 2019 में WHO ने उसमें मेंटल वेलबींग वर्ड भी जोड़ा। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया में ये बात चली कि अगर मानसिक तौर पर कोई व्यक्ति अगर स्वस्थ नहीं है तो उसे आप हेल्दी या स्वस्थ व्यक्ति नहीं कह सकते। तो इसलिए अब जो डेफिनेशन है हेल्थ की, इट इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, सोशल एंड मेंटल वेलबींग। सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि हम मेंटल हेल्थ या मानसिक रोगों के बारे में या मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बात क्यों करते हैं। क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य आज की डेट में जिस लेवल पे है उतनी शारीरिक बीमारियां भी नहीं। WHO की ही एक और स्टडी थी जिसमें कि ये एक डिसेबिलिटी इंडेक्स होता है, यानी कि मर्ज की वजह से कितना वर्क डेज प्रभावित होंगे किसी भी आदमी के, ड्यूरेशन ऑफ लॉस ऑफ वर्क डेज। उसमें ये देखा गया कि डिप्रेशन वाज द सेकंड हाईएस्ट इलनेस कॉजिंग डिसेबिलिटी इन 2014, और ये प्रेडिक्शन था कि 2025 तक डिप्रेशन इस सबको ओवरकम करके शायद नंबर 1 बन जाए। लेकिन डिप्रेशन ने ये आंकड़ा 2018 में ही अचीव कर लिया। एंड नाउ द सिचुएशन इज सो कॉम्प्लेक्स दैट डिप्रेशन इज causing so much disability all around the world that all the other illnesses combined together are even less than depression alone causing disability in a person and causing loss of work days. तो डिप्रेशन का जो आज की डेट में इंसिडेंस है वो है तकरीबन 14 से 20% इन द जनरल पॉपुलेशन, और जो साइकेट्रिक इलनेसेस का जो एक इंसिडेंस है जनरल पॉपुलेशन, वो मैग्नीट्यूड इज सपोज टू बी टू द ट्यून ऑफ 45% इन जनरल पॉपुलेशन। यानी कि हर 100 में से 50 लोग, यहाँ पे अगर हम 50 लोग बैठे हैं तो उनमें से 25 लोगों को जीवन में कभी ना कभी कोई मानसिक प्रॉब्लम होगी इस लेवल की कि उन्हें डॉक्टर तक जाना पड़ जाए। उसके बावजूद हम लोग इस चीज की बात करने में भी हिचकते हैं, किसी से कहते हुए भी हिचकते हैं। वो परेशानी जो इतनी कॉमन है कि हम सबको है, फिर भी हम एक दूसरे से डिस्कस नहीं करते हैं। इसी अवेयरनेस के लिए ये सेशंस ऑर्गेनाइज करे जाते हैं कि कम से कम आप अपने आप को, अपने बच्चे को समझ पाए कि कैसे वो ग्रो हो रहा है, क्या चेंजेस आ रहे हैं। बिकॉज दिस सेशन इज मेनली फोकस्ड फॉर चाइल्ड, फॉर चिल्ड्रन ऑफ 6 to 12 years of age, so I'll keep myself limited to that age only. ये stats I have already presented to you, but why do we need to focus on school mental health या प्री टीन्स जिनकी हम बात करें? व्हाट आर प्री टीन्स? प्री टीन्स को जो हम कंसीडर करते हैं 8 to 12 years of age के जो बच्चे होते हैं, 8 से 12 साल, यानी कि तकरीबन क्लास 2 से लेकर क्लास 6-7 तक के बच्चे। हाउ मेनी ऑफ यू आर हैविंग किड्स ऑफ दैट एज? या तो पेरेंट्स हो या ग्रैंड पेरेंट्स हो, मतलब इस एज के बच्चे आपके घरों में हैं। हाउ मेनी ऑफ यू थिंक दैट यू अंडरस्टैंड योर चाइल्ड? Only 2 parents are thinking that they understand their child, but it is quite a overthinking, I suppose, क्योंकि अपने बच्चे को समझ पाना बहुत ही मुश्किल है। हम ही नहीं समझ पाते हैं, कोई नहीं समझ पाता है। बच्चों के माइंड को समझने के लिए आपको फिर से वैसे ही सोचना पड़ेगा और उस जनरेशन गैप को भूल के सोचना पड़ेगा। दुनिया 25 साल आगे निकल गई। जब आप 10 साल के थे उससे 25 साल बीत चुके, और इस फ्लोइंग रिवर में उस 25 साल को ही जनरेशन गैप कहा जाता है। कि अब आप 25 साल बाद उस बच्चे की तरह सोच पाओ, तब आप समझ पाओगे कि वो क्या सोच रहा है। सो व्हाई आई एम कमिंग टू स्कूल्स, व्हाई वी आर ऑर्गेनाइजिंग सच मेंटल हेल्थ सेशंस इन स्कूल इज क्योंकि स्कूल्स का मेन फोकस होता है कि बच्चे एकेडमिकली अच्छा करें, हमारा बच्चा बोर्ड में अच्छे नंबर लेके आए। एकेडमिकली वही बच्चा अच्छा करेगा जो मेंटली साउंड होगा, जो स्ट्रांग होगा, जो कॉन्सेंट्रेट कर पाएगा। एक वजह तो ये रिस्क रिडक्शन, अगर हम बच्चों को यहीं पे कोई प्रॉब्लम होने से रोक लें तो वो एक बड़ा अच्छा अडल्ट बनेगा,
हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में एक अच्छा, और उसको अगर कोई साइकेट्रिक प्रॉब्लम होनी है फ्यूचर में, तो शायद उसको एक अच्छी अपब्रिंगिंग मिलने से वो प्रॉब्लम को हम अवॉइड कर पाए। और बच्चा चेंज हो, माई चाइल्ड इज चेंजिंग, एम आई एबल टू अंडरस्टैंड द चेंज। इस एज में अभी तक वो एक छोटा बच्चा था 6 साल का, जिसको आप कुछ भी कह देते थे, कुछ भी पहना देते थे, वो कुछ नहीं करता। सडनली दैट चाइल्ड स्टार्ट्स पोजिंग हिज ओन प्रेफरेंसेस कि मुझे तो ब्लू ही कलर पसंद है, मुझे तो पिंक ही कलर पसंद है, मैं तो क्रिकेट ही खेलूंगा, मैं तो फुटबॉल ही खेलूंगा। अब पेरेंट्स उसे डांट रहे हैं, नहीं मैं तो ब्लैक ड्रेस ले आई हूँ, यही पहनो, पैसे लग गए ना, मैं तो नहीं पहनूंगा। तो द चाइल्ड इज चेंजिंग, द चाइल्ड इज डेवलपिंग हिज ओन प्रेफरेंसेस। क्या हम उसको समझ पा रहे हैं? नॉट ओनली इन हाइट, नॉट ओनली फिजिकली, बट द चाइल्ड इज चेंजिंग मेंटली। तो हम यहाँ पे बात करेंगे उसके मेंटल चेंज की। मेंटल चेंजेस को मैंने सिंप्लीफाई करने के लिए 4 फैसेट्स में बांटा है। हम लोगों की जो बुक्स होती हैं उसमें जिस तरीके से दिया होता है वो आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल होगा। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आई हैव डिवाइडेड द चाइल्ड डेवलपमेंट इनटू 4 कैटेगरीज। फर्स्ट इज द स्किल्स डेवलपमेंट, पीयर रिलेशनशिप डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट और मॉरल डेवलपमेंट। ठीक, स्किल्स तो वो चीज हो गई जो बच्चा बड़ा होता है और तरह तरह की चीजें अब सीखना शुरू करता है। 6 से 12 साल का बच्चा सबसे ज्यादा पेंटिंग, ड्राइंग और क्राफ्ट में अपना समय बिताता है। और पेरेंट्स को कभी कभी इरिटेशन होने लगता है कि पूरे दिन कुछ ना कुछ बनाता रहता है, पूरे दिन हवाई जहाज उड़ाता रहता है, कुछ कागज की चीजें बनाता रहेगा, कुछ जोड़ता रहेगा। लेकिन दिस इज द मोमेंट जब वो ऐसा करेगा। जैसे ही वो 12-13 साल की एज पे आ जाएगा, वो ऐसा करना बंद कर देगा, तब आप उसको रिग्रेट करेंगे। उसकी बनाई हुई छोटी छोटी पेंटिंग्स को संभाल के रखिए, सहेज के रखिए, क्योंकि ये मोमेंट दोबारा नहीं आएगा कभी भी। वो ये फेज ऐसा है जिसमें ये चीज उसे सबसे ज्यादा पसंद होती है। नाउ ही इज लर्निंग मोटर डेवलपमेंट, स्किपिंग, साइकिलिंग, ये चीजें डेवलप होती हैं बच्चे की, ये नेचुरली डेवलप हो रही हैं। सेल्फ ग्रूमिंग डेवलप होती है, अपने आप नहाना धोना शुरू कर देते हैं बच्चे इस एज में। माँ बाप ना नहाने दें वो एक अलग बात है कि भाई हम तैयार करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे, स्कूल के लिए लेट हो रहा है, लेकिन बच्चा अपने आप नहा सकता है और आप उसको प्रमोट करिए टू डू थिंग्स बाय हिमसेल्फ। यूज ऑफ टूल्स, हैमर, स्क्रू ड्राइवर और ज्योमेट्री बॉक्सेस, कंपास, ये चीजें इसी एज में सीखना शुरू करता है बच्चा। अरिथमेटिक और राइटिंग स्किल्स, दीज थिंग्स आई थिंक द टीचर्स विल बी एबल टू कोरिलेट मच बेटर देन मी, क्योंकि आप लोग पढ़ाते हो बच्चों को। तो इस एज में सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में फ्रैक्शंस आते हैं, डेसिमल्स आते हैं, एडिशंस आते हैं, सब्सट्रैक्शंस आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि इसी एज में वो चीज समझ में आनी शुरू होती है बच्चे। तो जो हमारा करिकुलम है वो उसके डेवलपमेंट के हिसाब से ही बनाया गया है। और बाकी वो जो जनरल एक्टिविटीज हैं डेली, वो उसके लिए इंडिपेंडेंस डेवलप होने लगती है बच्चे। पीयर रिलेशनशिप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पीयर रिलेशनशिप्स यानी अपने एज के बच्चों के साथ जो इंटरेक्शन होता है बच्चे का, वो ज्यादा सिखाता है। Before 6 years of age, the child is more attached to the parents or the grandparents. But beyond 6 to 8 years of age, the child grows more interaction with the peers. अब वो अपने दोस्तों से सीखने लगता है, तो दोस्तों से बात करके उसको चीजें पता लगने लगती हैं कि ये पिक्चर आई है, मार्वल की नई मूवी आई है, एवेंजर्स की नई मूवी आई है। आप लोग पिछड़ने लगते हो, आप लोगों को उसके साथ तालमेल बिठाने में मुश्किल होने लगती है, क्योंकि अब उसकी बातचीत का लेवल अलग है। वो टेक्नोलॉजी की बात करने लगता है, जो आपको समझ में आनी धीरे 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 कम होने लगेगी। आप अपने आप को बहुत टेक से भी समझते हो, लेकिन आपका 12-13 साल का बच्चा इतनी टेक्नोलॉजी जानने लगता है जो आप ढंग से समझ भी नहीं पाओगे। फिर वो गेम्स, स्पोर्ट्स, ये चीजें डेवलप होती हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज डेवलप होती है, वो होता है जेंडर रोल इन द सोसाइटी। 6 साल से कम के बच्चे को आप स्कर्ट पहना दीजिए बेटे को, और राधा बना के आप जन्माष्टमी को उसका फोटो खींच लीजिए, वो कुछ नहीं करेगा। लेकिन आप 10 साल के बच्चे को नहीं स्कर्ट पहना सकते हो, क्योंकि अब उसको अपनी मैस्कुलिनिटी के बारे में पता लग गया है। अब वो अपनी चॉइस के कपड़े पहनता है, अपने कलर के कपड़े पहनता है, अपने साथ के दोस्तों के साथ खेलना चाहता है। और वो जो गेम्स होते हैं गर्ल्स और बॉयज के, वो भी डिफरेंट होने लगते हैं। लड़कियां ज्यादा आइस पाइस, बोर्ड गेम्स, डबल हाउस हाउस, इस टाइप की गेम्स में ज्यादा इन्वॉल्व होने लगती हैं।
एंड बॉयज आर मोर इनटू फुटबॉल, क्रिकेट, फाइटिंग, कुश्ती, गन्स, कूदा फांदी, बहुत ज्यादा एग्रेसिव गेम्स में इन्वॉल्व होने लगते हैं. एंड वन इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इज टैटलिंग. टैटलिंग, एनीबडी कैन टेल व्हाट इज टैटलिंग? हम सबके बच्चे टैटलिंग करते हैं, पता हमें किसी को भी नहीं है. टैटलिंग इज चुगली. छोटे बच्चे को आदत होती है, मम्मी मम्मी देखो भैया क्या कर रहा है, मम्मी मम्मी देखो ये ऐसा कर रहे हैं, मम्मी मम्मी ये मैंने कुछ नहीं करा, इन्होंने गिराया है. हर चीज में, क्लास में भी, टीचर्स से भी, मैम देखिए ये पेन मार रहा है, मैम देखिए ये कॉपी गिरा रहा है. जैसे ही वो बच्चा 10th 9th और 9th 10th क्रॉस करता है, अब वो बच्चा दूसरे फेज में आ जाता है, वो एल्ट्रुइस्टिक हो जाता है. कैन एनीबडी टेल व्हाट इज एल्ट्रुइज्म? एल्ट्रुइज्म होता है कुर्बानी, सैक्रिफिशियल. अब वो बच्चा अपने दोस्त के लिए कुर्बान हो जाएगा सर. अब वो टीचर के साथ 2 चांटे भी खा लेगा, लेकिन ये नहीं बताएगा कि इसने वो बल्ब फोड़ा था. अब तक वो चुगली कर रहा था, वही बच्चा अचानक से इतना फ्रेंडशिप डेवलप हो जाती है कि अब वो ये नहीं बताएगा कि साहब बम ये लेके आया था स्कूल में, मुझे नहीं पता, मुझे भी 2 चांटे मार लो लेकिन बताऊंगा नहीं. तो दिस इज द ट्रांजिशन इन द पीयर रिलेशनशिप्स. और ये हमें एज टीचर्स, एज पेरेंट्स, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज अ नॉर्मल ट्रांजिशन. हम उस चीज को बहुत ज्यादा पुश नहीं कर सकते बच्चे के साथ कि नहीं तुम बताओ, हमें क्या अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, ठीक मत बताओ. नाउ सोशल डेवलपमेंट. सोशल डेवलपमेंट क्या होता है? सामाजिक, कि अंकल आंटी मामा मामी मौसी चाची अड़ोसी पड़ोसी सबसे मिलना सीखता है बच्चा. गैदरिंग्स में जाना सीखता है, शादी ब्याह में जाना सीखता है, उस शादी ब्याह में जाके कैसे अपने आप को कैरी करना है, क्या कपड़े पहनने हैं, किस तरीके से नमस्ते करनी है, किसके पैर छूने हैं. These all things they start developing. They start developing a inner control. Inner control का क्या चेंज है कि जब आपका बच्चा छोटा था, उसने आइसक्रीम मांगी, आपने कहा नहीं बेटा आज तुम्हारा गला खराब है, आइसक्रीम मत खाओ, तो वो रोएगा चीखेगा लेकिन आइसक्रीम मांगता रहेगा जब तक या तो वो थक ना जाए या आप उसे लग जाए कि यार ये तो देंगे ही. बट आफ्टर 7 or 8 years you can make him understand कि नहीं देखो कंट्रोल करो, हम कल दे देंगे, आप ठीक हो जाओगे तब दे देंगे, तो वो मानने लग जाएगा. तो ये इनर कंट्रोल डेवलप होने लगता है बच्चों में. बड़े बच्चों को फॉलो करने लगते हैं, यंगर वंस को कमांड करने लगते हैं. दिस इज द थिंग व्हिच मोस्ट ऑफ द स्कूल्स आर मेकिंग यूज ऑफ. दे आर मेकिंग देम मॉनिटर्स फॉर द जूनियर क्लासेस एंड दे आर मेकिंग द सीनियर वंस मॉनिटर फॉर द मिडिल वंस. तो इस चीज का फायदा स्कूल्स उठा रहे हैं, जो एक नॉर्मल डेवलपमेंट है उसका बच्चे का, क्योंकि अब वो अपने सीनियर्स को फॉलो करना शुरू कर देता है और अपने जूनियर्स के लिए एक एग्जाम्पल बनना चाहता है कि मैं ऐसा करता हूं. They start defining themselves in terms of appearance, activities, which I have already told you. Now they develop increased autonomy. Autonomy क्या होती है? Self decision making capabilities. कि मैं अपने आप डिसीजन लूंगा कि मुझे पार्टी में जाना है कि नहीं जाना है, मुझे क्या खाना है क्या नहीं खाना है. यू आर नॉट टू डिसाइड कि तुम दाल रोटी खाओ, मैं तो साहब बिरयानी ही खाऊंगा. तो वो जो ऑटोनॉमी डेवलप हो रही है उसको भी रिस्पेक्ट करना पड़ेगा. मॉरल चेंजेस भी होते हैं. मॉरल चेंजेस आर मोस्टली रिलेटेड टू द रूल्स ऑफ द स्कूल और द पेरेंट्स. घर में कुछ रूल्स हैं, स्कूल में कुछ रूल्स हैं. बिफोर 8 years एवरी चाइल्ड फील्स दैट द रूल्स आर एब्सोल्यूट. अगर मैंने नाखून नहीं काटे तो मैं मुझे बहुत डांटेंगी, मम्मी अभी मेरे नाखून काटो, बस बाहर खड़ी है मम्मी नाखून काट रही है. या अभी मेरा बैग लगाओ, मैंने अगर ये कॉपी नहीं लेके गया तो मैम मुझे डांटेंगी. या ऐसा हो ही नहीं सकता है कि मैं कॉपी लेके ना जाऊं, मैं स्कूल ही नहीं जा रहा लेकिन ये कॉपी तो मुझे लेके जानी है. ये एब्सोल्यूट रूल्स है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं जाऊंगा ही नहीं. धीरे धीरे उसको भी समझ में आता है कि रूल्स आर जस्ट गाइडलाइंस. ठीक है, आई कैन गो, आई कैन मेक देम अंडरस्टैंड कि आज मैं नहीं ला पाया. तो ये चीजें जो रूल्स के साथ उसका जो मोरालिटी चेंज होती है वो भी इसी एज में होनी शुरू होती है. बियॉन्ड 14-15 तो दे जस्ट थ्रो द रूल्स अवे. ये हम तो मानते ही नहीं रूल्स. अगर टीचर ने कहा है कि इस क्लास में मत घुसना, उसमें तो जरूर ही जाएंगे. वो भी एक फेज है. एंड अभी मोरालिटी में क्या होता है कि टीचर मतलब जो एक डर होता है ना कि नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस के डर की वजह से कोई काम करना है, वो चेंज होने लगता है कि
I have to do things just because they are meant to be done this way. Not because कि उसमें कुछ बुरा हो जाएगा या मेरी मार पड़ेगी या मुझे डांट पड़ेगी इसलिए मैं ये काम करूं, ऐसा करने की बजाय ऐसा ही होना चाहिए वाली वजह से करने लगते हैं बच्चे। अब जैसे कि केस है, दिस इज माय ओन केस, आई हैव सम केसेस टू डिस्कस विद यू व्हिच आर कमिंग टू माय क्लिनिक। अब आप लोगों का ओपिनियन इसमें जानना है। क्लास 2 का एक बच्चा जो अपने फ्रेंड्स के साथ खेलता है, फीमेल फ्रेंड्स से उसकी कम इंटरेक्शन होती है, थोड़े दिन बाद ही रिफ्यूजेस टू गो टू स्कूल, समटाइम्स ही गोज टू स्कूल ऑन इंसिस्टेंस बट रिमेन्स क्वाइट एट स्कूल। The teachers must have seen such type of cases, I suppose। कभी कभी ऐसे केसेस आते हैं कि बच्चा क्लास में बोलता नहीं है, मुश्किल से आता है या स्कूल आने से मना करता है। कई बार टीचर्स भी इन्वॉल्व होते हैं इसमें कि भाई आप आओ, घर तक पहुंचते हैं या इन बच्चे को समझाते हैं, बच्चा आ जाता है लेकिन बोलता नहीं है। उसके अलावा वो हर काम अच्छा करता है, घर में पढ़ता है, ट्यूटर से पढ़ता है और डार्क से डरता है, अंधेरे से डरता है, कभी कभी जिद करता है, कभी कभी अपने पेरेंट्स से क्वेश्चन पूछता है कि मेरे जेनिटल ऑर्गन्स उस लड़की के जेनिटल ऑर्गन से डिफरेंट क्यों है। ठीक, अब आप बताइए कि क्या ये बच्चा नॉर्मल है या एबनॉर्मल है? एनीबॉडी? डरिए मत भाई, कोई एग्जाम थोड़ी हो रहा है, गलती हो जाएगा तो क्या? जी, ये बच्चा बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल नहीं है क्योंकि ये स्कूल नहीं आ रहा। एक कमी है इस बच्चे में क्योंकि ये स्कूल नहीं आ रहा, लेकिन ये एक नॉर्मल फेज है बच्चे का। दिस इज हैपनिंग बिकॉज द चाइल्ड इज ग्रोइंग और हम उसकी ग्रोथ को ढंग से समझ नहीं पा रहे हैं और हम उसको ढंग से चीजें समझा नहीं पा रहे हैं। अगर हम उसको ढंग से थोड़ा सा समझाएंगे, काउंसलिंग करेंगे तो वो चीजें उसकी बदल जाएंगी। इस चीज को कहते हैं साइकियाट्रिक फर्स्ट एड, which is given by the teachers, by the parents, by the counselors at the school। तो इसी वजह से एक काउंसलर का अपॉइंटमेंट स्कूल्स में आजकल होने लगा है ताकि वो ये साइकियाट्रिक फर्स्ट एड बच्चे को प्रोवाइड कर पाए। तो ये अगर ये साइकियाट्रिक फर्स्ट एड से बच्चा नहीं ठीक हो पाएगा तब हम उसे एक साइकियाट्रिस्ट के पास जाने की सजेशन देंगे और फिर हम ये बात देखेंगे कि ये बच्चा स्कूल क्यों नहीं जा रहा। नाउ ये तो बात हो गई कि क्या क्या चेंजेस आते हैं। अब बात है कि हम क्या करें। बीइंग पेरेंट्स ऑफ प्री टीन्स, हाउ मेनी ऑफ यू हैव 2 kids? ऑल ऑफ यू आई सपोज, मोस्ट ऑफ यू। ठीक, हाउ मेनी ऑफ यू हैव अ किड ऑफ एज मोर देन 12 years? वन किड 12 years, वन किड लेस देन 12 years। तो आप लोग देख चुके हैं वो ट्रांजिशन और बड़े वाले को भी देख ही रहे हैं, तो आप लोग ज्यादा ढंग से रिलेट कर पाएंगे क्योंकि जो सेकंड चाइल्ड होता है तब तक आदमी होशियार हो चुका होता है, तब तक उसे पता होता है कि दूसरा वाला कैसा होगा। तो दूसरे वाले के लिए एक डिसएडवांटेज भी है क्योंकि पहला वाला आपको इतना बेवकूफ बना चुका है जो दूसरा वाला आप नहीं बना पाएगा। तो अब बात आ रही है कि 21st सेंचुरी स्किल्स जो बच्चों में डेवलप करनी है हमें, तो ये स्कूल्स में और ये सीबीएसई करिकुलम में भी आ गया है। There are 3 types of skills, the 3 L's which CBSE is saying: literacy skills, learning skills and life skills। literacy skills में तो स्कूल्स का पूरा फोकस है कि अच्छा एकेडमिक परफॉर्मेंस हो, अच्छे से गैजेट्स यूज करने आते हो बच्चे को ताकि समय समय पे अपनी ईमेल्स और व्हाट्सएप चेक कर पाए, दैट इज ओके। लर्निंग स्किल्स में वी हैव 4 C's जो हमें डेवलप करनी है बच्चे में: क्रिटिकल थिंकिंग, कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन एंड क्रिएटिविटी। अब क्रिटिकल थिंकिंग क्या होगी? एबिलिटी टू एनालाइज थिंग्स, एबिलिटी टू से कि ये सही है कि गलत है। कम्युनिकेशन, एबिलिटी टू कम्युनिकेट विद योर सीनियर्स, जूनियर्स, एल्डर्स, सबसे बात कर पाए बच्चा। कोलैबोरेशन कि 2-3 लोगों के साथ या टीम वर्क पे काम कर पाए, इसीलिए स्कूल्स में प्रोजेक्ट दिए जाते हैं बच्चों को, टीम वर्क के लिए प्रोजेक्ट दिए जाते हैं। टीम गेम्स ऑर्गेनाइज होते हैं, स्पोर्ट्स मीट्स ऑर्गेनाइज होती हैं, एनुअल फंक्शंस ऑर्गेनाइज होते हैं जहां एक ग्रुप डांस होता है, उस ग्रुप डांस में सबको एक से एक्शन करने होते हैं ताकि वो कोलैबोरेशन को सीख पाए। क्रिएटिविटी जो हम लोगों की खत्म होती जा रही है और बिकॉज ऑफ ऑल दीज स्मार्टफोन्स एंड गैजेट्स, एंड नाउ विद द एडवेंट ऑफ एआई
क्रिएटिविटी बिल्कुल खत्म है। मैं अभी एआई से कहूं कि एक प्रेजेंटेशन मुझे बना के दे दो ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल के लिए, एआई मुश्किल से आधे घंटे में मुझे पूरी प्रेजेंटेशन बना के दे देगी, और which might be a better presentation than what I can make, but it will end my thinking power, my reasoning, because I'll not be involved in that presentation. मुझे पता ही नहीं होगा कि उसमें लिखा क्या है। तो ये जो हमारी क्रिएटिविटी का एक लैक्यूना क्रिएट हो रहा है, दिस वी हैव टू टेक केयर इन आवर चिल्ड्रन। उनको एआई या गैजेट्स या गूगल सर्च उतना ही करने दीजिए जितना तक आपको लगता है कि इनकी क्रिएटिविटी पे इम्पैक्ट ना पड़े। बुक्स में देखो, सर्च करो, लेकिन बार बार फोन उठा के सर्च मत करो। लाइफ स्किल्स पे बहुत ज्यादा फोकस है आजकल, स्कूल्स का भी एंड एज अ बोर्ड सीबीएसई का भी। तो द लाइफ स्किल्स प्लान इज डिवाइडेड with an acronym of FLIPS, FLIPS, flexibility and adaptability, leadership, responsibility, initiative, productivity and social interaction। अभी हम आगे की स्लाइड्स में इसको देखेंगे। एक रफ एस्टिमेशन मैं आपको दे देता हूँ। फ्लेक्सिबिलिटी और एडेप्टेबिलिटी का मतलब हुआ कि हर सिचुएशन में अडेप्ट करने का उसके अंदर कैपेबिलिटी हो, वो ट्रेन का इंतजार करते हुए प्लेटफॉर्म पे भी सो सके और 5 स्टार होटल में भी सो सके। ऐसा ना बना दें हम उसे कि वो रास्ते में रुक के टॉयलेट करने को भी तैयार ना हो कि नहीं मैं तो इस टॉयलेट में जाऊंगा ही नहीं। लीडरशिप एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हम तभी कर पाएंगे जब हम उसे लीडरशिप का मौका देंगे। वी हैव टू क्रिएट लीडर्स फॉर टुमारो, उसके लिए हमें उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटीज देनी पड़ेगी। इनिशिएटिव एंड सेल्फ डायरेक्शन, कि आप खुद इनिशिएट करो, खुद जैसे स्कूल्स में सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क के सेमिनार्स होते हैं कि बच्चे सोसाइटी में जाते हैं, कुष्ठ आश्रम में, वृद्ध आश्रम में, अनाथ आश्रम में जाके सर्विस देते हैं, वो एक लीडरशिप प्रोग्राम उनके अंदर डेवलप होता है। और अपना जो काम करो उसके लिए अकाउंटेबल रहो, अपनी गलतियों के लिए अकाउंटेबल रहो, अपनी गलतियों से खुद सीखो, उन गलतियों के लिए उन्हें डांटिए मत, उनसे कहिए लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स एंड मूव अहेड। और सोशल इंटरेक्शन की बात तो हो ही गई है। तो अब आता है पेरेंटिंग द प्री टीन्स। प्री टीन्स यानी 12 साल से कम, क्योंकि 13 का हो गया तो टीन एज हो गया। तो अब हमें इसमें क्या क्या करना है? हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज डेजिग्नेट करनी है बच्चे के साथ घर में। हमें अपने घर जाना है, अपने घर में अपने बच्चे को ही कहना है कि तुम रूल्स बनाओ हमारे घर के, कब खाना खाना है, कब वो करना है, और साथ बैठ के, ऐसा नहीं कि कुछ भी हैबिट बना दे वो, आप भी सजेस्ट करो उसमें, और फिर उन रूल्स पे आप भी स्टिक करिए। आप उसके लिए एक रोल मॉडल बनिए, उसको सिखाइए, उसको ये फील कराइए कि योर रूल्स आर वर्दी इन द हाउस। आप डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी भी ऐसे डेवलप कर रहे हैं उस बच्चे के अंदर। और सबसे जरूरी चीज है कि उसको अपनी स्पेस और प्राइवेसी देनी पड़ेगी। आप कभी उसके रूम में घुसिए तो नॉक करके घुसिए, बहुत छोटे बच्चे के लिए, क्योंकि वो अपना प्राइवेट टाइम अपने खिलौनों के साथ खेल रहा है और वो नहीं चाह रहा है कि उसे कोई खेलते हुए देखे। मत देखो, आपको पता है वो क्या कर रहा है, यू नो बाय योर माइंड कि वो क्या कर रहा है, फिर भी आप देखना चाह रहे हो कि वो क्या कर रहा है। चुपके से देखो, उसको मत फील कराओ कि हम देख रहे हैं, ठीक है। फिर लव एंड सपोर्ट अनकंडीशनली। उसमें ये मत कहिए कि अगर तुमने क्लास में 90% मार्क्स लाए तो हम पार्टी करने चलेंगे। हम पार्टी करने या डिनर करने तो वैसे भी जाएंगे, तुम क्लास में अच्छे मार्क्स लाओगे तो हम लोग सब खुश होंगे। हर चीज का रिवॉर्ड, एक पॉजिटिव रिवॉर्ड, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट आपकी शाबाशी है। हर पॉजिटिव रिवॉर्ड को किसी पैसे के तो वजह से क्वांटिफाई मत करिए कि मैं तुम्हें साइकिल दिलाऊंगा अगर तुमने नीट में अच्छे नंबर ले आए, अगर तुम फर्स्ट आ गए तो मैं ये दिलाऊंगा। इसको क्वांटिफाई करना बंद करिए। कई बार बच्चे ही आपको क्वांटिफाई करने लगते हैं कि पापा अगर मैं फर्स्ट आया तो आप साइकिल दिलाएंगे। तो साफ मना कर दीजिए, साइकिल तो मैं तुम्हें वैसे भी दिलाऊंगा, तुम फेल हो जाओगे तब भी दिलाऊंगा, लेकिन तुम्हें फर्स्ट आना है या नहीं आना है, दैट इज अ डिफरेंट इशू। और आई पर्सनली फील दैट नेवर प्रमोट योर चाइल्ड टू कम फर्स्ट इन द एग्जाम्स। कभी भी ये कोशिश मत करो कि फर्स्ट आए या बहुत अच्छे नंबर ले आए। एक डिसेंट नंबर लाए, नॉलेज के लिए पढ़े, अपना एक 4th 5th 6th का बच्चा जितना पढ़ सकता है उतना पढ़े, खेले कूदे, एंजॉय करे। ऐसा नहीं कि आप उसे एक पढ़ने के लिए बुक वर्म टाइप का वो बना दे।
एंड वेयर योर चाइल्ड इज नॉट अ सोशल ट्रॉफी। एक लाइन जो मैंने सेकंड लास्ट लाइन लिखी है, इसको बहुत ध्यान से गौर से दोबारा पढ़िए। योर चाइल्ड इज नॉट अ सोशल ट्रॉफी। आपके घर में कोई आपके गेस्ट आते हैं तो आप कहते हो मेरा बच्चा बहुत अच्छा गाता है, बेटा गा के दिखाओ। बहुत अच्छा बजाता है, बेटा बजा के दिखाओ। ये तो बहुत बढ़िया डांस करती है, बेटा डांस करके दिखाओ। और आप गर्व से उसके मेडल दिखाते हैं, देखिए साहब मेरे बच्चे ने पिछली बार सर्टिफिकेट जीता, ये हिस्ट्री में जीता, ये हिंदी में जीता, ये उसके फैंसी ड्रेस का सर्टिफिकेट है, ये उसने ग्रुप डांस में जीता है, ये उसने साहब उसमें सिंगिंग में फर्स्ट आई है। आप उसको अपनी ट्रॉफी की तरह यूज कर रहे हैं। तो उस बच्चे के लिए क्या एडवांटेज है इसमें कि उसके मामा मामी मौसी चाची सबके सामने वो शोकेस होता रहता है बार बार। आप उसको जो पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट देते हो वो अपने लेवल पे दो। जो लोग आते हैं उनसे तारीफ करते हो, बहुत अच्छी बात है, आप तारीफ करो, लेकिन उसको सोशल ट्रॉफी की तरह प्रेजेंट करो। और लोग भी आए उसकी तारीफ करें, पीठ थपथपाएं, दैट इज ओके, लेकिन आप उसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बना लो कि ये मेरा बच्चा है और मैं इसका पापा हूं, ये मेरे लिए गर्व की बात है। इस तरीके से उसको प्रेजेंट करना बहुत एडवांटेजेस है बच्चे के लिए। एंड समटाइम्स वी आर सो बिजी कि हम लोग मना कर देते हैं बच्चे के लिए। बच्चा कभी आपके पास आता है, बैठता है, पापा आइए खेलें, और हम लोग कहते हैं नहीं बेटा आज बहुत थके हुए हैं। कभी कभी हम थके हुए होंगे भी, लेकिन कभी कभी ज्यादातर आप उसको नो मत कहिए, बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करिए, तभी उसका मानसिक विकास बहुत अच्छे तरीके से हो पाएगा, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स से कोरिलेट कर पाएगा, वो अपने पेरेंट्स से एक बॉन्डिंग बना पाएगा, फ्रेंडशिप डेवलप होगी। क्योंकि जब वो बच्चा बड़ा हो जाएगा तो वो वैसे भी आपका टाइम नहीं मांगेगा। 17-18 साल की एज में उसके पास टाइम ही नहीं है आपके साथ बैठने का, बैठना ही नहीं चाहता है वो, क्योंकि उसके अपने फ्रेंड्स हैं, अपनी दुनिया है। अब आप उसके रूम में जा भी रहे हो तो वो कह रहा है बाबा आप बाहर निकलो, मुझे अपना काम करने दो। तो यही टाइम है जब वो आपका टाइम चाह रहा है, अब तो वरना कभी नहीं मिलेगा। नाउ आपका काम और क्या है कि उनके अंदर एक सेल्फ का सेंस डेवलप कर पाए आप, सेल्फ कॉन्फिडेंस, प्रेजेंटेबल अपीयरेंस, ये चीजें आप डेवलप कर पाएंगे। सोशलाइजिंग, एक्टिव आउटडोर लाइफ, उसको कहिए कि वो खेले, एक्टिव स्पोर्ट्स में पार्ट ले, टेनिस, बैडमिंटन, जो भी आपके घर के आसपास खेलकूद होती है, गांव में और खेत में, जैसा भी जो भी कुछ हो सकता है उसमें उसको पार्ट लेने दीजिए। हाँ, मॉनिटर करते रहिए कि कोई गलत काम तो नहीं कर रहा है, वो तो आपका काम है एज पेरेंट्स। ऑल्सो कोलैबोरेट विद द चाइल्ड, उसके साथ चीजें बनाइए, उसके साथ सोशल मीडिया वॉच करिए। अगर वो कोई पिक्चर देख रहा है तो तुरंत आके ये मत कहिए भाई मेरा न्यूज चैनल लगेगा क्योंकि अब मैं आ गया हूँ, मेरा क्रिकेट मैच लगेगा क्योंकि अब मैं आ गया हूँ। अगर वो एवेंजर्स की मूवी देख रहा है तो आप चुपचाप बैठ के उसके साथ वो पिक्चर देखिए थोड़ी देर, उससे पूछिए कि ये कौन थेनोस है और ये कौन थॉर है। जब आप पूछेंगे, बात करेंगे, तब आपको समझ में आना शुरू होगा कि उसकी भी अपनी एक दुनिया है जो आपको भी अच्छी लगने लगेगी। वो सुपरमैन स्पाइडरमैन वाली एज में है तो वो चीजें आपको भी अच्छी लगने लगेंगी। When you spend time together with the child and watch the movies, आपको वो पिक्चर तभी अच्छी लगेगी जब वो बच्चा बैठ के आपके साथ देख रहा है, वरना आप उस पिक्चर से कोरिलेट ही नहीं कर पाओगी कि क्या दिखा रहे हैं। अब ऑर्गेनाइजर डॉक्टर मगन मेहरोत्रा वॉज वेरी कीन ऑन मी टॉकिंग अबाउट द स्क्रीन ओवर यूज। मोबाइल का जो पेंडेमिक आया है, स्क्रीन पेंडेमिक, और कोविड पेंडेमिक के बाद एक नया पेंडेमिक डेवलप हुआ, क्योंकि उस समय सब चीजें ऑनलाइन शिफ्ट हो गई। हर चीज ऑनलाइन, क्लासेस, ऑनलाइन कंसल्टेशंस, ऑनलाइन पिक्चर्स, ऑनलाइन यूट्यूब वीडियोस, और इतना ज्यादा ऑनलाइन पे हम लोग शिफ्ट हो गए कि हम उससे वापस ही नहीं आ पाए। अब ज्यादातर चीजें हम ऑनलाइन 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 करते करते, आप घर में 4 लोग बैठे हैं, चारों अलग अलग मोबाइल पे बैठे हैं, आपके बच्चे अलग मोबाइल पे अपना अपना काम कर रहे हैं, यू आर नॉट इंटरेक्टिंग विद ईच अदर। ये एक पेंडेमिक डेवलप हो रहा है, स्क्रीन ओवर यूज पेंडेमिक। इसकी भयानकता इस लेवल तक है कि लास्ट ईयर 2024 में ये डाटा इतनी अपडेटेड है कि ये 4 फरवरी 2025 की डाटा है, जस्ट 20 दिन पहले की। लास्ट ईयर 2024 में 1.12 ट्रिलियन आवर्स सोशल ये स्क्रीन देखी है इंडियंस ने, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा है इंडियंस में, जिसमें हम ये सोचते हैं कि शायद हमारे यहाँ सब लोगों के पास मोबाइल भी नहीं है, उसके बावजूद हमने 1.12 ट्रिलियन आवर्स स्क्रीन देखने में बिताए हैं इंडियंस ने। और सेकंड नंबर पे इंडोनेशिया था
तो इंडोनेशिया हमसे 743 बिलियन आवर्स पीछे, सेकंड नंबर वाला। दिस इज बिकॉज ऑफ द शेयर नंबर ऑफ आवर कंट्री मैन, हमारे लोग बहुत ज्यादा हैं, इसलिए भी ये बात है। लेकिन उसके बावजूद ये भी देखना है कि हमारे सब लोगों के पास मोबाइल और स्क्रीन का एक्सेस नहीं है, तब भी हम इतना ज्यादा देख रहे हैं। और हाईएस्ट ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, 13% की ग्रोथ लास्ट ईयर इंडिया में रजिस्टर की गई है, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा ग्रोथ है मोबाइल या स्क्रीन ओवर यूज की। जबकि यूएस में लास्ट ईयर 0.68% का डिक्लाइन हुआ है और इंडिया में 13% का इंक्रीमेंट हुआ है। तो आप इस चीज को ऐसे समझें कि हम उनसे 26 गुना ज्यादा तेजी से स्क्रीन ओवर यूज कर रहे हैं, और उन्हीं के गैजेट्स, उन्हीं की बनाई हुई सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक, सब कुछ यूएस की है, जो वो डिक्लाइन कर रहे हैं और हम बढ़ते जा रहे हैं। एक स्टडी हुई अभी लास्ट ईयर अपने दिल्ली में जीटीबी हॉस्पिटल में, जिसमें कि 1.5 साल से कम के बच्चों के पेरेंट्स से इंटरव्यू करा गया और ये देखा गया कि 99.7% बच्चे 1.5 साल से कम स्क्रीन देखने लगते हैं। हम लोगों ने स्क्रीन के लिए एक्सपोज करते हैं पैदा होते ही। बचपन में भी बच्चा जब कुछ नहीं खा रहा होता है तो मम्मी मोबाइल दे देती है और बच्चा खाना खा लेता है, और मम्मी को खाना बनाना होता है तो मम्मी मोबाइल देती है और कहती है तू यहाँ बैठ, मैं खाना बनाती हूँ। या कहीं जाना है तो भाई ये तो मोबाइल और लैपटॉप लेके बैठ जाएगा, हम घुमाते हैं। तो ये चीज हम इनकलकेट कर रहे हैं इनडायरेक्टली अपने बच्चों में। स्क्रीन टाइम इस स्टडी में 56% बच्चों में रोज का 2 घंटे से ज्यादा था, और ये बहुत छोटी सी स्टडी थी, लेकिन इसकी जो इम्प्लीकेशंस हैं वो बहुत बड़े होने वाले हैं आगे। जो सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चीज है दुनिया में वो यूट्यूब है। जितने भी लोगों का सर्वे करा गया, वर्ल्ड वाइड सर्वे की बात हो रही है, उसमें 100% लोगों ने कहा कि हम यूट्यूब तो जरूर देखते हैं। यूट्यूब के बाद व्हाट्सएप, ये स्लाइड थोड़ी सी कम विजिबल है शायद पीछे से, यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, दीज आर द टॉप 4। ये जो टॉप 4 चीजें हैं, हम सब, मुझे लगता है यूट्यूब, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक यूज कर ही रहे होंगे। कोई है ऐसा जिसको जो ये कहे कि हाँ सर मैं कभी स्क्रीन नहीं देखता हूं या यूट्यूब नहीं देखा है? हमें रोल मॉडल बनना है अपने बच्चों के लिए। अब आप सोच लो, हाउ टू बिकम अ रोल मॉडल फॉर योर चाइल्ड। नाउ ये अभी यूएस में एक स्टडी हुई, उसमें ये देखा गया कि टीनेजर्स में मोर देन 4 आवर्स पर डे का एप्लीकेशन है। तो अब ये बात आई, वर्ल्ड वाइड ये सोच डेवलप हुई कि शुड बी टर्म दीज थिंग्स एज एडिक्शन। हमें ये मान लेना चाहिए कि मोबाइल एडिक्शन है, टेक्नोलॉजी एडिक्शन है। इस पे अभी तक कोई कंसेंसस नहीं बना है। अभी तक लोग सोच रहे हैं कि हाँ इसे मानना चाहिए एडिक्शन कि नहीं मानना चाहिए। बहुत सारी गाइडलाइंस आ चुकी है, बहुत सारे सिम्पटम्स क्लासिफिकेशंस आ चुके हैं, क्लस्टर्स आ चुके हैं, लेकिन कोई भी अभी तक एक मेजर कंसेंसस या बड़ी कोई वर्ल्ड वाइड एजेंसी ने ऐसा नहीं माना है। एक टर्म है इंटरनेट गेमिंग डिसऑर्डर, जिसको बीमारी मान लिया गया है ऑलरेडी। जो हमारी मैनुअल होती है DSM-5, उसमें इसको बीमारी की क्लासिफिकेशन में ऐड कर लिया गया है। तो इंटरनेट गेमिंग डिसऑर्डर इज नाउ अ डिसऑर्डर। अपार्ट फ्रॉम दिस, स्मार्टफोन एडिक्शन या इंटरनेट एडिक्शन, स्क्रीन ओवरयूज डिसऑर्डर्स, ये अभी अंडर कंसिडरेशन है। फिर भी इंटरनेट डी एडिक्शन फैसिलिटीज स्टार्ट हो गई है इंडिया में बहुत सारे हॉस्पिटल्स में। द फर्स्ट टू गो वाज KGMU लखनऊ, जहां पे इंटरनेट डी एडिक्शन फैसिलिटीज शुरू हो चुकी है। और डेली आप मानेंगे नहीं, 50 to 60 patients are coming for internet de-addiction. Most of them are between the age of 15 to 25. So these all data which I am presenting to you is the IPS recommendation for screen use. These have been written by Dr. P.K. Dalal, who was my teacher at KGMU. उन्होंने इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी के लिए स्क्रीन यूज रिकमेंडेशंस लिखे हैं, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। और ये जो नेक्स्ट स्लाइड होगी, ये आप लोगों को बिल्कुल ढंग से याद कर लेनी है कि क्या मोबाइल यूज आप कितना परमिट कर सकते हो, क्योंकि दिस इज द क्वेश्चन विच आई एम फेसिंग फ्रॉम ऑल द पेरेंट्स फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम।
सबसे पहली चीज, रात में सोने से 1 घंटा पहले स्विच ऑफ ऑल योर स्क्रीन्स, इवन टेलीविजन। 1 घंटा कम से कम डिटॉक्स करिए अपने स्क्रीन से। सब बच्चों को भी यही कहिए, नो बडी शुड बी अलाउड टू टेक द स्क्रीन्स विद देम टू द बेड। अपने बेड पे मोबाइल या लैपटॉप रख के कोई नहीं सोएगा, कोई साइड टेबल पे रख के नहीं सोएगा। ऑल द मोबाइल्स एंड गैजेट्स विल बी डिपॉजिटेड एट अ कॉमन एरिया एट पर्टिकुलर टाइम। 10 बजे 11 बजे कोई भी अपने घर का टाइम आप फिक्स कर लीजिए, जब आप अपने अपने बेडरूम में जाएंगे बिना स्क्रीन के। आप वहां जाके रीडिंग कर सकते हैं, नॉवल पढ़ सकते हैं, कोई और किताब पढ़ सकते हैं, बात कर सकते हैं, बट शुड नॉट यूज द स्क्रीन। डू नॉट यूज द स्क्रीन फॉर 1 आवर आफ्टर वेकिंग अप। आज की डेट में क्या हालत है कि जब हम उठते हैं तो पॉटी करने से पहले मोबाइल ढूंढना शुरू करते हैं कि पॉटी कैसे होगी बिना मोबाइल। अगर ये आदत पड़ी रहेगी तो फिर सब कुछ गड़बड़ होता रहेगा। 1 घंटा उठने के बाद मोबाइल को यूज मत करिए। फिर नेटिकेट्स होते हैं या मोबाइल फोन यूजेज एटिकेट्स होते हैं जो आपको बच्चों को सिखाने और खुद भी फॉलो करने हैं कि कहीं भी आप मोबाइल फोन यूज करना नहीं शुरू कर सकते। इफ यू आर गेटिंग अ कॉल, यू कैन नॉट स्टार्ट टॉकिंग राइट नाउ। आप बात करनी है, आप बाहर उठ के जाइए या काट दीजिए या थोड़ी देर वेट करिए। तो ये जो मोबाइल फोन एटिकेट्स हैं ये आपको डेवलप करने पड़ेंगे। नेटिकेट्स होते हैं कि किस तरीके से नेट पे कौन सी लैंग्वेज यूज करनी है। फेसबुक पे किसी को कमेंट लिखना है तो क्या एक सभ्य भाषा होती है, किस तरीके से उसको रिस्पॉन्ड करना चाहिए। अगर कोई असभ्य भाषा यूज कर रहा है तो कैसे उसको इग्नोर करें या ब्लॉक कर दें या जवाब ना दें या उस वेबसाइट या उस फेसबुक चैनल को ब्लॉक कर दें। ये चीजें आपको सिखानी पड़ेंगी। एंड व्हाट टू पोस्ट एंड व्हाट नॉट टू पोस्ट। यंग चिल्ड्रन ऑफ 6 to 12 years they don't exactly know the implications of what they are posting on YouTube. आजकल कोई भी YouTube चैनल खोल सकता है और आपके चैनल खोलते ही एकदम से आपके पास लाइक्स आने लगते हैं, एकदम से आपके सब्सक्राइबर्स होने लगते हैं और आप उस सब्सक्राइबर और लाइक्स के 99 के फेयर में फंस जाते हैं। देन यू आर ऑलवेज फीलिंग टू मल्टीप्लाई दोज लाइक्स। अब आपका पूरा ध्यान आपके सब्सक्राइबर्स और लाइक्स पे। तो ये जो चीज है ये बच्चों के लिए बहुत डेट्रीमेंटल है, इवन फॉर अडल्ट्स। बट बच्चों का माइंड तो अभी इतना डेवलप ही नहीं हुआ है कि वो समझ पाए कि हमें कितना यूज करना है और कितना नहीं करना है। फिर स्कूल्स में तो अपनी गाइडलाइंस होती हैं कि भाई मोबाइल नहीं लेके आना है, लेकिन कई पेरेंट्स चुपके से मोबाइल डाल देते हैं बैग में कि ले जा, सेफ्टी के लिए अच्छा रहेगा। दिस शुड बी अवॉइडेड ऑल टुगेदर। सेफ्टी कैन बी एंश्योर्ड बाय अदर मीन्स आल्सो। फिर एक फैमिली टाइम होगा, डिनर टाइम होगा जहां कोई गैजेट यूज नहीं होगा और हम सब साथ में बैठ के डिनर करेंगे। ये हमें इंश्योर करना है। कुछ ऐसे ऐप्स आते हैं जिससे आप अपनी मोबाइल यूजेज को फिल्टर कर सकते हैं। बच्चा क्या देख रहा है, कितनी देर तक देख रहा है, कितनी डाटा यूज करके देख रहा है, वो आप लिमिट कर सकते हैं कि भाई इतनी डाटा के बाद बंद हो गया, पापा थोड़ा सा और ना। अब नहीं, बिल्कुल हार्ड करना पड़ेगा तब ये काम होगा। और फिर साइबर बुलिंग एक नई चीज आ गई है। लोग एक दूसरे के पीछे पड़ जाते हैं, फ्रॉड्स होते हैं, साइबर क्राइम्स होने लग गए हैं। तो ये चीजें जब हमें पता होंगी तभी हम अपने बच्चों को सिखा पाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू एजुकेट योरसेल्फ कि क्या होता है साइबर बुलिंग, क्या होता है नेट पे, किस तरीके से हमें बात करनी चाहिए। देन यू हैव टू टीच योर चिल्ड्रन आल्सो। अब ये तो सारी बात हो गई। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो डिफिकल्ट टू हैंडल होते हैं या मुश्किल होते हैं या कुछ उनमें आपको लगता है कि ये कुछ अलग है और बच्चों से। ऐसे बच्चों के लिए छोटा मतलब कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो मैंने लिखे हैं। वैसे तो बहुत ही एंडलेस चीजें हो सकती हैं, एन नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज हैं कि कुछ भी हो सकता है उन्हें। लेकिन आर्गुमेंटेटिव है, अगर बच्चा सिबलिंग से लड़ता है, बहुत ज्यादा आर्गुमेंटेटिव। अगर इसी में एक्सेसिव एग्रेसिवनेस है तो ये और ज्यादा मतलब दिस शुड बी रिपोर्टेड टू अ डॉक्टर। क्यूरियोसिटी अबाउट बॉडी पार्ट्स ऑफ मेल्स फीमेल्स है, ठीक है, दैट इज ओके। लेकिन अगर इसी में बहुत ज्यादा है तो दैट शुड बी रिपोर्टेड। फिर लिमिटेड अटेंशन स्पेन। अब ये सोशल मीडिया और मोबाइल का सबसे बड़ा नुकसान क्या है? कंसंट्रेशन लैप्स। 1 मिनट का वीडियो मैं अगर आपको भेज दूं तो आप देख लेंगे, और यही मैंने 5 मिनट का वीडियो भेजा तो आप उसको फॉरवर्ड कर करके देखेंगे। 5 मिनट का वीडियो देखना भी ऐसा हो गया है जैसे अरे इतना लंबा वीडियो। 5 मिनट का ऑडियो सुनना बहुत मुश्किल है। 1 घंटे का लेक्चर सुनना इतना मुश्किल है कि
लगभग हर आदमी बीच बीच में दवाई ले चुका है। अब आप ये सोचो कि 1 घंटे तक एक जगह बिठाना आपको कितना मुश्किल हो गया। जब आप छोटे थे तो इतना मुश्किल नहीं था, लेकिन आज की डेट में मुश्किल हो गया, क्योंकि हम सब का कंसंट्रेशन स्पैन घटता चला जा रहा है। हम इतनी ज्यादा चीजें देखने के आदी होते चले जा रहे हैं कि एक चीज पे फोकस करना हमारे लिए मुश्किल है। फिर अगर बच्चा आपका झूठ बोलता है, ट्रुएंसी है, truancy is not coming to school, you are running away from the school, तो ये चीजें भी these things warrant treatment or something, some counseling। बाकी जो बहुत ज्यादा मुश्किल चीजें होती हैं कि स्कूल रिफ्यूजल, बच्चा अगर आने को तैयार नहीं है या स्कूल फोबिया डेवलप कर लेता है, इसको हम अभी आगे और देखेंगे। तो हम क्या क्या चीजें ऐसी कर सकते हैं जो हम डिस्ट्रप्टिव बच्चों के लिए ना करें। सबसे पहले तो हम उन्हें पनिश ना, समझाएं, नहीं समझता है थोड़ा डिसिप्लिन दें, बट पनिशमेंट इज नॉट अ डिसिप्लिन। फॉर द स्कूल्स आल्सो, डोंट ट्राई टू पनिश द चाइल्ड, ट्राई टू गिव पॉजिटिव reinforcements, but negative reinforcements are not welcome anymore। do not humiliate the child। अगर आपने क्लास में खड़ा करके उसे कुछ कह दिया या उसको सीट पे खड़ा कर दिया या उसको उसके फ्रेंड्स के सामने ह्यूमिलेट कर दिया, चाइल्ड इज नॉट गोइंग टू टेक दिस लाइटली। उसके मन में ये चीज हमेशा रहेगी कि ये मैम बहुत बुरी है, ये मुझे ऐसा कहती है, बाकी टीचर्स बहुत अच्छे हैं लेकिन ये वाली टीचर अच्छी नहीं है। तो ये चीज ऐसी मम्मी पापा के लिए भी हो सकता है कि पापा बहुत बुरे हैं क्योंकि वो डांटते हैं, मम्मी बहुत अच्छी है क्योंकि वो नहीं डांटती, या पापा बहुत बुरे हैं क्योंकि वो कहीं भी डांट देते हैं, मेरे फ्रेंड्स के सामने और अंकल आंटी के सामने क्यों कहा आपने, आप मुझसे बाद में कह देते। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि बाद में कह दो लेकिन सबके सामने मत करो। अब कब आपको ये पता लगना चाहिए कि इसको रेफर कर देना चाहिए हमें, अगर उसका सडन चेंज ऑफ बिहेवियर कि एकेडमिकली वो खराब हो रहा है या बहुत इरिटेबल हो रहा है या सुसाइडल हो रहा है या वो ऐसा प्रॉब्लम कुछ आपको नजर आ रही है कि जो आपसे हैंडल नहीं हो रही है, तो आपको उस बच्चे को जरूर किसी साइकियाट्रिस्ट के पास रेफर कर देना चाहिए और प्रॉपर इवैल्यूएशन एंड ट्रीटमेंट। अगर डिप्रेशन एक चीज होती है, अभी मैं डिस्कस करता हूं आगे। अब ये केस सिनेरियो आप देखिए, क्लास 3 की एक बच्ची मेरे पास आई, 8 years old। she was referred to me by a renowned pediatrician of Muradabad, और उन्होंने पूरा मेरे को ब्रीफ करा उस पेशेंट के बारे में। बहुत दिनों से उसका ट्रीटमेंट चल रहा था लेकिन उसका बिहेवियर धीरे धीरे चेंज हो रहा था। द चाइल्ड वॉज नॉट एबल टू स्लीप प्रॉपरली, इरिटेबल हो रही थी, रेस्टलेस हो रही थी, गुस्सा ज्यादा करती थी, अकेले रहने लगी थी वो बच्ची, किसी से बातचीत नहीं करती थी। धीरे धीरे उसका एकेडमिक परफॉर्मेंस डाउन होने लगा, उसने लोगों से इंटरेक्ट करना बंद कर दिया, उसने लोगों से बातचीत करनी बंद कर दी, और ये सब पिछले 2-3 महीने से चल रहा था। ठीक, जब मैंने उससे बात करी बच्चे से अलग से, तो उसने कहा कि मेरा किसी चीज में मन नहीं लगता, आई डू नॉट फील लाइक डूइंग एनीथिंग, आई डू नॉट feel like talking to anybody, and this case was diagnosed by me as a childhood onset depression and she was given medicines। तो ये केस मैंने इसलिए यहाँ पे रखा कि बच्चों को भी मेडिसिनल ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है, और बहुत सेफ मेडिसिन हैं जो कि हम लोग यूजुअली ऐसा सोचते हैं कि अरे इतने छोटे बच्चे को दवा की आदत पड़ जाएगी या दवा हमेशा चलेगी या नुकसान हो जाएगा या उसकी ग्रोथ में नुकसान हो जाएगा। उसकी ग्रोथ में नुकसान होगा उसकी साइकेट्रिक बीमारी से। अगर उसको समय पे ट्रीट नहीं करा गया तो उसका डिप्रेशन उसकी मेंटल एबिलिटी और ग्रोथ को धीरे धीरे खत्म करता रहेगा। इसलिए कभी भी अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे को या पड़ोसी के बच्चे को या किसी और को ऐसी प्रॉब्लम है, तो सिर्फ इस डर से उसको ट्रीटमेंट लेने से मत रोकिए कि कहीं उसको दवा चलेगी तो कुछ होना जाए। ठीक, ये बच्चा 3 महीने के ट्रीटमेंट के बाद शी वॉज परफेक्टली नॉर्मल, शी वॉज वेरी मच एक्सेप्टेबल टुवर्ड्स द सोसाइटी, और ये इसने स्कूल जाना शुरू कर दिया। बच्ची वैसे भी होशियार थी, शी रिज्यूम्ड ऑल हर वर्क एंड देन आफ्टर 6 months द ट्रीटमेंट वाज स्टॉप्ड विद अ वार्निंग दैट दीज थिंग्स कैन रिकर लेटर इन लाइफ। आज 2 साल हो गए, अभी तक तो वो बच्चा दोबारा नहीं आया है, तो बाय गॉड्स ग्रेस ठीक ही होगा। एक बच्चा 7 साल का
मेल बच्चा मुरादाबाद के एक बहुत ही रेप्यूटेड स्कूल के प्रिंसिपल ने मेरे पास रेफर करा। इस बच्चे का केस बड़ा अजीब सा था, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे डाला है कि ये अपने साथ के फेलो स्टूडेंट्स के प्राइवेट पार्ट्स को टच करता, बोथ बॉयज एंड गर्ल्स। तो इसके स्कूल के टीचर्स ने पहले इसे समझाया, बिकॉज द चाइल्ड वाज ओनली 7 years old। टीचर्स को लगा कि शायद ऐसे ही करता होगा। फिर उसके पेरेंट्स को बुला के समझाया गया, पेरेंट्स ने भी समझाया, फिर वो नहीं माना तो उसके पेरेंट्स ने उसे स्कूल भेजना बंद कर दिया। फिर थोड़े दिन बाद स्कूल भेजा, फिर ऐसे ही उसने करा। तब उसके प्रिंसिपल ने कहा कि जाके यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर। दे केम टू मी, द चाइल्ड सेड दैट आई एम क्यूरियस कि व्हाट दे हैव द फेलो स्टूडेंट्स इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम मी और दे आर हैविंग द सेम थिंग। तो ये जो क्यूरियोसिटी थी बच्चे की, इसकी वजह से वो टच करता था, लेकिन वो क्यूरियोसिटी 1-2 बार 4 बार में खत्म हो जानी चाहिए थी, जो कि नहीं खत्म हो रही थी, और टचिंग देम रिपीटेडली वाज नॉट नॉर्मल। उस बच्चे को जब और वो करा गया, एनालाइज करा गया, तो उसमें ADHD और ODD नाम की 2 बीमारियां निकली। कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज ADHD? नाम सुना है कभी ADHD का? यस मैम। It's hyperactivity disorder. Yes. And A for attention deficit. Yeah. Attention deficit hyperactivity disorder. It is one of the most common disorders in our children right now. तो इतना कॉमन है ये कि ADHD to the tune of 5 to 10% in the general population है। हमारे ज़्यादातर बच्चों में अटेंशन स्पैन कम हो रहा है, और इसका बीमारी का नाम ही सिम्टम्स पे रखा गया है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। अत्यधिक चंचलता और एकाग्रता की कमी की बीमारी। जो बच्चे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं और बहुत ज्यादा चंचल है, कंसंट्रेट कोई नहीं कर पा रहा है, चंचल सब है, बट एवरीबॉडी इज नॉट हैविंग अ डिसऑर्डर। जब वो डिसऑर्डर इस लेवल पे हो कि वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है आपकी लाइफ में, तब उसको डिसऑर्डर माना जाता है। ADHD की बहुत अच्छी, बहुत कारगर दवाइयाँ आती हैं एंड दे आर वेरी गुड, और बस एकमात्र लेकिन ये है कि दे हैव टू बी गिवन फॉर लॉन्ग टाइम्स, कई साल तक ट्रीटमेंट चलता है। और ODD नाम की एक बीमारी इस बच्चे में निकली। ODD इज ऑपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर। ऑपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर्स का अगर आप हिंदी में सोचेंगे तो अत्यधिक उद्दंडता की बीमारी। ये जो बच्चा है वो इतना आर्गुमेंटेटिव होता है, इतना जिद्दी होता है, इतना ज्यादा मजा आता है उसे दूसरों को परेशान करने में, इसीलिए वो ऐसी हरकतें करता है। ODD यानी किसी की बात ना मानने की बीमारी होती है। ये भी एक बीमारी है, सब नहीं मानते हैं, सभी बच्चे ऐसे होते हैं, लेकिन किसी को ये बीमारी के लेवल पर पहुंच जाए। इसलिए आप ऐसा ना सोचें घर जाके अपने बच्चे को देखने लगे कि यार इसे भी बीमारी है। नॉट एवरीबॉडी। अब ये बिल्कुल लास्ट स्लाइड है हमारी, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि काफी बोर हो चुके हैं आप लोग। जो लोग अभी तक यॉर्निंग नहीं कर रहे थे वो भी करने पे मजबूर हो गए। ये लास्ट स्लाइड ये है कि इसमें कौन कौन सी जनरल बीमारियां हैं जो बच्चों में होती हैं। जस्ट एक मोटा आइडिया है ये कि ADHD अभी हमने बात करी, एंजाइटी डिसऑर्डर्स, डिप्रेशन, साइकोसिस, ईटिंग डिसऑर्डर्स, इंटरनेट एडिक्शन, सुसाइडल टेंडेंसीज। 5 से 12 साल के बच्चे भी सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं। आप लोगों को अंदाजा भी नहीं लगेगा कि कब आपका बच्चा ऐसी प्लानिंग करने लगेगा, इसलिए बहुत एक्टिव रहिए। अगर आपका बच्चा सडन बिहेवियर चेंज दिखा रहा है कि वो अकेले रहने लगा, कम बोलने लगा, या ज़्यादा एग्रेसिव हो गया, अचानक से उसमें चेंजेस आ गए, तो कभी भी उसको लाइटली मत लीजिए, तुरंत उसको मॉनिटर करिए, उसको समझाइए, अपने लेवल से वो साइकेट्रिक फर्स्ट एड देना शुरू कर दीजिए, बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करना शुरू कर दीजिए। जरूरी नहीं है कि हर चीज के लिए आप डॉक्टर तक जाए, जरूरी ये है कि आप कम्युनिकेट करें अपने बच्चे के साथ, आप उसको समय दें और उसकी प्रॉब्लम को समझने की वहीं पे कोशिश करें। 90% प्रॉब्लम्स वहीं की वहीं हैंडल हो जाएंगी। कुछ ही प्रॉब्लम्स ऐसी होंगी जो जेनेटिक होंगी, जिसके लिए आपको डॉक्टर्स तक जाना पड़ेगा। इसमें से एक बीमारी होती है कंडक्ट डिसऑर्डर, उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताऊं। कंडक्ट डिसऑर्डर का नाम सुना है कभी आप? बहुत ज्यादा जो शाकाल टाइप के बच्चे होते हैं, मोगैम्बो, गब्बर सिंह। आप गब्बर सिंह बचपन में कैसा रहा होगा, वो कंडक्ट डिसऑर्डर होगा।
वो बचपन से ही बहुत ज्यादा एग्रेसिव, झूठ बोलना, गुस्सा, तोड़ फोड़, ये जो, और मजा आता है उसे जानवरों को परेशान करने में, कुत्तों की पूंछ बांधने में, चिड़ियों को धागा बांध के उड़ाने में, ये चीजें एंजॉय करता है वो बच्चा। तो ये जो अगर सिम्टम्स आपको दिखे तो वो कंडक्ट डिसऑर्डर से बच्चे होते हैं। तो फर्स्ट द टेक होम मैसेजेस, लेट्स थिंक लाइक आवर किड्स अगेन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अपने बच्चों की तरह सोचना शुरू करो। लेट्स बी किड्स अगेन। जब आप उनके जैसा सोचोगे तो आपको उनकी दुनिया समझ में आने लगेगी एंड यू विल बी मोर फ्रेंडली टुवर्ड्स योर किड्स। आप ज्यादा उनके लिए रिस्पेक्टफुल हो जाओगे, हर समय उनको डांटने की बजाय उनको उनको समझाने लग जाओगे। एंड बिवेयर ऑफ द जनरेशन गैप। मेरा बेटा है जो मैं उससे कहता हूँ कि तुम इतना मोबाइल यूज करते हो, तुम उसका जवाब क्या होता है, पापा आपके पास था नहीं इसलिए आपने यूज करा नहीं, मेरे पास है तो मैं यूज करता हूँ। दिस इज जनरेशन गैप। वाकई में ये बात सच है, मेरे पास होता तो मैं भी करता। तो ये बात भी समझनी पड़ेगी। Thank you for your patient listening. And